अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जातियों को और धार्मिक आधार पर गोलबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी अपने धुर विरोधी कम्युनिटी मुसलमानों को मनाने की कोशिश कर रही है, तो समाजवादी पार्टी आजकल ठाकुरों क्षत्रियों पर मेहरबान है। अब इनको मनाने के सम्मेलन करने जा रही है। क्यों होती है उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति? क्या मुद्दों का अभाव है या उत्तर प्रदेश की राजनीति की यही सच्चाई है? आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल अपने अपने तिकड़म में, अपने अपने राजनीतिक पैतरे में लग चुके हैं। ये दल किसी किस्म की कोई भी चूक करना नहीं चाहते हैं। कारण डू और डाई, करो या मरो का ये चुनाव है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए दिल्ली की गद्दी को मजबूत करने का स्थान है, तो समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज के लिए उत्तर प्रदेश में जीवित रहना और ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होंगे। इस बार बहनों भाइयों असाधारण चुनाव होंगे, और ये चुनाव कई राजनीतिक दलों और नेताओं की किस्मत तय करेगा। कौन आगे जाएगा और किसकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म होगी, कौन ऊपर कौन मिट्टी में मिलने वाला है, जनता मिलाती है। क्या होगा, क्या तय किया गया? इन दिनों दो चीजें बड़ी चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मनाने के लिए एक तो पसमानदा सम्मेलन खूब करवा रही है। मुसलमानों के बीच उनके नेता जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की जो पारंपरिक छवि मुसलमानों के बीच में है, बीजेपी नेता उससे निजात नहीं पा रहे हैं, बड़ा परेशान है। जा तो रहे हैं लेकिन रिस्पांस मुसलमानों का मिल नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए? तो अब ऐसा किया जाए कि जो मुसलमानों के सूफी हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और एक सूफी सम्मेलन बीजेपी अब कराएगी, इलाकों में कराएगी, ताकि जाकर कम्युनिटी के मानिंद लोग सूफी जाकर कम्युनिटी में संदेश दें कि ये सरकार उनके लिए भी है और उनके लिए फिक्रमंद है और बीजेपी उनसे मोहब्बत करती है। मुसलमान मोहब्बत और मोदी, क्या ये संभव है? हो भी सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, मेन स्ट्रीम लीडर्स, मुसलमानों के खिलाफ बोलते नहीं हैं, बयानों से बचते हैं। लेकिन यूसीसी के बाद माहौल गर्म हो गया। लेकिन इन दिनों आप देखिए तो यूसीसी पर चर्चा अचानक से बंद हो गई है। आपके जहन में ये बात आई क्यों नहीं कि जितनी तेज़ी से यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, उसकी चर्चा आई थी, उतनी ही तेज़ी से ये मुद्दा गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? मीडिया में चर्चा बंद हो गई। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या मुद्दा क्यों हुआ। ये मुद्दा दरअसल चला नहीं, ज़्यादा नहीं चला। अब देखना है कि मानसून सीजन में गवर्नमेंट इसका कोई ड्राफ्ट लाएगी, कोई मसौदा प्रस्तुत करेगी, क्या करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्दा ठंडे बस्ते में है। कौन सा? यूसीसी। अब मुसलमानों का सूफी सम्मेलन होगा, पसमानदाओं को अलग से पटाने की तैयारी। तो अब अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष है। समाजवादी पार्टी और क्षत्रियों के रिश्ते 36 के हैं, और पिछले चुनाव में ये रहा भी, दिखा भी। समाजवादी पार्टी केयर भी नहीं करती थी कि ये कम्युनिटी उन्हें वोट भी करे। लिहाजा एक दूरी जो है वो एक वर्टिकल डिवीजन में चली गई थी। वर्टिकल डिवीजन का तात्पर्य ये है कि जैसे मुसलमान और भाजपा में रिश्ते हैं, वैसे ही क्षत्रिय और सपा के रिश्ते हो गए थे। मतलब दोनों एक दूसरे को सुहा नहीं रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी 23 जुलाई से ठाकुरों को मनाने की ठान ली है। क्षत्रियों को मनाया जाएगा, उनको गले लगाया जाएगा, समरसता सम्मेलन का आयोजन होगा। और कहाँ से शुरू करेंगे? ग्रामीण इलाकों में। तो ये कार्यक्रम लखनऊ से शुरू हो रहा है, इटौंजा से 23 तारीख से, जहाँ समाजवादी पार्टी क्षत्रियों को मनाएगी। दूसरा, समाजवादी पार्टी की ने 45 पार्लियामेंट्री सीट्स पे अपनी तैयारियां बूथ और सेक्टर वार कंप्लीट कर ली हैं। बूथ भी तय कर लिए, सेक्टर भी तय कर लिए, कमेटियां भी बन गई, उनका वेरिफिकेशन भी हो गया, उनकी मीटिंग्स भी हो गई। चुनाव कब है?
10 महीने बाद। तैयारी अभी से शुरू, बाकियों पर भी तैयारी चल रही। बीजेपी तैयारियों के मामले में बाकियों से बहुत आगे है। बसपा क्या कर रही है किसी को नहीं पता, सिवाय मायावती की मीटिंग्स के। कांग्रेस फिलहाल अभी ये तय नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है। यूपी में साथ जाना है, गठबंधन में जाना है, अकेले लड़ना है, नहीं लड़ना है, किसकी लीडरशिप में लड़ना है, यूपी में क्या होगा, अभी असमंजस का दौर है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी यूपी में अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मुख्य बड़ा और एक बड़े हिस्से का मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ता जा रहा है और अल्पसंख्यकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और अल्पसंख्यक समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उनके वो लगातार पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं। ना सिर्फ मुसलमान, मुझे लगता है पूरे प्रदेश और देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांटने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। और अगर मुसलमानों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को वो टिकट देंगे। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की बात कर रही है। पसमानदा यानी वंचित, और जो पूरे देश के वंचित लोग हैं उनको तो सिर्फ 5 किलो राशन पर लाकर छोड़ दिया है, जिनसे कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। यही तो है पसमानदा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता यासिर जिलानी मेरे साथ मौजूद हैं। अजीज खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आसिम वकार एमआईएम के, बहुत खुश हो रहे हैं अजीज खान जब मेरे स्लिप टंग कर गई तो। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मतीन खान जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। फिरोज बख्त थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, दिल्ली से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। जिलानी साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच आजकल मोहब्बत का पैगाम भिजवा रही है। क्या खता हो गई इन गरीबों से? देखिए, खता की बात नहीं है। 70 सालों में 57 साल एक परिवार ने हिंदुस्तान में हुकूमत कर, और उसने खास करके मुसलमानों में जो शोषित, वंचित और बेहद गरीब, लेकिन 90% जिनकी तादाद है पासमानदा जिनको कहते हैं, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल रखा। उनको आइकन बनाया कि आप वोट बैंक तो हैं, लेकिन आप मुझसे हक की बात नहीं करते। आप अगर मुझसे कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और मांगा देखा भी है हिंदुस्तान ने, कैसे शाहबानो के केस में 169 रुपए कोर्ट ने तय किया था महीना, उसको भी जो बड़े लोग थे उन्होंने दबाव बना के, बड़े लोगों का मतलब है सीधा सीधा दारुल उलूम देवबंद, जमात इस्लामी और उस वक्त के जो 2-3 बड़े मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन, मौजूदा सरकार जो उस वक्त थी उस पर दबाव बनाया और उस फैसले को पलट दिया। और एक गरीब मौजूदा पीढ़ी को शाहबानो वगैरह याद भी नहीं है। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, आप इस कम्युनिटी के लिए क्या करोगे, थोड़ा ये बताओ। देखिए भाई साहब, अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो मैं तो फिर मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा चीजों को तो सामने रखना पड़ेगा ना। जिन मुसलमानों के साथ अब तक कुछ नहीं हुआ है, उनको तो आपके माध्यम से बताना पड़ेगा। आप बिल्कुल बताइए, आपके पास क्या योजनाएं हैं, उनका कैसे? हमारे पास योजना का एक पहले मुख्य बिंदु आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम ने वोट का तवक्को नहीं किया है। तवक्को उर्दू वर्ड है, हम वोट की चाहत नहीं रखते हैं। हमारे पास ये, हम जो मुसलमानों को, सूफियों को जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको हम जब जा रहे हैं तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट चाहिए। और ये वोट की राजनीति से हमारे वजीर आजम ने इस वक्त जो मुसलमानों को साथ जोड़ा है, मुसलमानों को जितने भी कार्यक्रम अब तक उन्होंने बनाया है और अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मुझे वोट दीजिए। उन्होंने अगर आवास योजना बनाई है तो वो मुसलमान को दी है, सिख को दी है, हिंदू को दी है, ईसाई को दी।
इन उसमें केस अगर उन्होंने मान लीजिए नहीं कि कहा। पसमानदा मुसलमान आपसे जुड़ते हैं और आप उनको जी। पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका उद्धार कैसे करेंगे? आप उनके लिए क्या भला करेंगे? कोई उनको नौकरियों में अलग से रिजर्वेशन देंगे पसमानदा मुसलमानों को? उनके लिए कोई विशेष स्कीम लाएंगे? उनको कैसे अपलिफ्ट करेंगे आप? देखिए, मैं उनको ये बताने की कोशिश कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग कर रहे हैं कि जो अब तक आपको सम्मान जिन लोगों ने नहीं दी, जिन लोगों ने आपको बैठने नहीं दिया, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को नेता बना के आप पे रूल किया है, आज कम से कम भारत के इतिहास में पहली बार वजीर आजम अपने मुख से मुसलमानों को याद तो करते हैं, पासमानदा मुसलमानों को, जिन मुसलमानों को अपने चारपाई पे नहीं बैठने दिया गया, जिन मुसलमानों को अपने दुकान और घर में घुसने नहीं दिया, वंचित शोषित पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और मतलब इज्जत उसमें देंगे कामयाबी उनको? मिलेगी। आप इज्जत देंगे? हम उन्हें इज्जत दे रहे हैं, हमने इज्जत दिया ठीक भी। है। और हमने हक जब कौन इज्जत देगा में फिर प्रधानमंत्री ने बना के दिया उनको? इज्जत- हक कौन देगा? हाँ, हक भी दिया ना, हक भी दिया ना। हमने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो एक शोषित और वंचित समाज से एक युवा नौजवान जो सोच भी नहीं सकता था, उसको हमने कैबिनेट का हिस्सा बनाया, वो आज मंत्री। और इस तरीके से तो उससे तमाम तो जिन एक राज्यों व्यक्ति में का भला भाजपा की हुआ, सरकार है। कम्युनिटी का कैसे होगा? अब सुनिए तो सही, जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे हमने चेयरमैन के रूप में, हमने कमीशन के चेयरमैन के रूप में, हमने तमाम ऐसे जो दर्जा प्राप्त मंत्री के पोस्ट होते हैं वो मुसलमानों को दिए हैं भारतीय जनता क्या आप पार्टी ने। विचार करेंगे वो कि हम कोई लोगों को बता रिजर्वेशन रहे- वगैरह दिया जाए मुसलमानों को नहीं, ताकि कोई वो नौकरी में आए? वो हम फिर उसी ढर्रे वाली राजनीति जो तमाम लोगों ने करी है, जो कांग्रेस ने करी, समाजवादी पार्टी ने करी, जो बसपा ने करी, उस राजनीति को रिजेक्ट करता है भारत का युवा नौजवान जो है इस वक्त मुसलमान, जिसके मुस्तकबिल पे भारत खड़ा है। और भारत के जो स्थिति है वो नौजवानों के हाथ में। ओके, और तो आप मुसलमानों मुझे की भी बताइए स्थिति कि युवा नौजवानों के हाथ में नौजवान है। मुसलमान जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो क्या चाहता है जी। आपके मुताबिक? इज्जत? वो चाहता है, मैं बताता हूं कि उसको किसी तरह की उसकी जो आइडेंटिटी है, जो लोगों ने कमजोर कर दिया था, आज वो मजबूत बन रहा है। आज यूपीएससी का रिजल्ट तमाम पहले के उन रिजल्ट को अगर आप दिखाएंगे, आप बहुत तार्किक और रिसर्च वाली पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। जब आप अपने रिसर्च में ये देखेंगे तो आज बढ़ोतरी हुई है। आज नौजवान मुसलमान मदरसों से निकल के विश्वविद्यालय पहुंचा है, और विश्वविद्यालय पहुंच के वो जो अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से जो कॉलेज बच्चे पहुंचे हैं, वो इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहे हैं, और उनकी संख्या बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि वो काबिलियत अपने अंदर वो खुद रखते हैं, लेकिन जो सरकार ने एक माहौल दिया है उसका भी थैंक फायदा यू बहुत जिलानी हो रहा साहब, है। हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मतीन खान है, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। मतीन भाई, शुक्रिया आपका। तो जिलानी साहब इज्जत दिलवा रहे हैं युवा नौजवान मुसलमानों को और बता रहे हैं कि यूपीएससी भी तमाम क्वालिफाई किए हैं और बहुत काबिलियत है, और वो इज्जत देकर बाद में हक भी देंगे। अब आपको कोई एतराज़ है अगर वो पास आ रहे हैं तो? ब्रजेश भाई, एक बड़ी अहम कहावत है हिटलर की कि उसने एक मुर्गा लिया, उसके सारे बाल नोच दिए, पर नोच करके, और उसके बाद में फिर दाना डालता रहा और वो उसी के पीछे आते रहे। तो इसी तरह से जिलानी साहब जैसे लोग हैं कि आप देखें कि कौम के हालात क्या हैं इस वक्त। दिल्ली से और जो हरिद्वार तक जो यात्रा जाती है, जहाँ पे ढाबे हैं, उन ढाबों को जो मुसलमान मालिकान हैं वो बंद कर दिया गया। ये हालात थे इससे पहले के कभी 75 सालों में ऐसे हालात थे क्या कभी? ये हालात बीजेपी ने बनाए नहीं, हैं। बीच में कोई नहीं, 1 by 1 पहले राउंड में नो हालात बनाए। इंटरप्शन, सब अभी अपनी बात यूपीएससी कहेंगे। की बात कर रहे हैं, यूपीएससी ग्रांट बंद कर दी। 40% माइनॉरिटीज का जो ग्रांट थी वो लेकिन बंद कर एक तथ्य है जिलानी जी की बात में कि यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई पहले के मुकाबले अधिक कर रहे हैं बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी से क्यों कर रहे हैं इसका कारण आप लोग खोजो, बट अभी कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, अभी से 1 दिन 4 दिन की तैयारी से क्या यूपीएससी हो जाएगा? यूपीएससी के जो आप इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो यूपीएससी के स्कॉलरशिप दी थी, उस स्कॉलरशिप से बच्चे अच्छा, एक बात प्रिपेयर बताओ, हुए थे, जब ये रिजल्ट आ जा रहे नफरत हैं। खत्म करके मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं तो मोहब्बत चलो का गले पैगाम मिलो। तो राहुल आप जी लेके संशय चल क्यों रहे है हैं, इनके मोहब्बत ऊपर? का पैगाम। अब ये नफरत की दुकान वाले अब क्या करें बताइए। अब आप, मैं कह रहा हूं कि देखिए ब्रजेश भाई, जो ये पसमानदा की बात कर रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान जिन मुसलमानों के साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसमें लाखों लाख बच्चे जो है उसके जरिए से तालीम हासिल कर लेते हैं, वो बंद कर दी। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन जिन जो बच्चे फेलोशिप लेते थे वो बंद कर दी। 10 लाख रुपए का बजट आ गया, 5,000 करोड़ से बजट पर लेके ये तो 10,000 पे आ पहल है गया। कि कम्युनिटी 10 के लाख भीतर रुपए का बजट। एक हार्मनी क्रिएट की कर रही है कोई पार्टी। अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये उनको एक ऐसे एक कदम कोशिश आगे करेंगे बढ़ने दीजिए। कि आप एडवांस scholarship में इतना देंगे नहीं, क्यों पढ़ने के लिए सशंकित दरवाजे हैं? बंद कर देंगे, नफरत का ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, दहशत का माहौल कर दिया। दहशत आप देखिए, कभी कांवड़ यात्रा में कभी इस तरह की दहशत रही है जो आज की दहशत है। मुसलमान ढाबा उस रोड पे खोलेगा तो बंद करा देंगे, ये नफरत का माहौल बना दिया है। ये बात नहीं समझ रहे इनको, चंद अपने जो है दाना मिल गया बस उसकी वाहवाही करने लगे। तो आप इस क्यों मुल्क नफरत से फैला रहे हो? नफरत का माहौल खत्म होना इतना चाहिए, गुस्सा नहीं करने होना की चाहिए। क्या आवश्यकता है? ब्रजेश भाई, आप इनकी facilities हो या नीयत पर ना हो। संदेह क्यों कर रहे हो? मुझे 2 कारण बता दो। जी, इनकी नीयत पर आपको संदेह क्यों है बीजेपी की? क्या दहशत नहीं फैली हुई है उत्तर अभी प्रदेश के मोहब्बत अंदर? कह रहे हैं, अभी मोहब्बत बोल रहे हैं। क्या मुसलमान दहशत ज़दा नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान ही क्रिमिनल है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और कोई क्रिमिनल नहीं है? मुसलमानों को मारकर ठोका जाएगा, ये दहशत का माहौल बनाएंगे। ऐसे दर्द जो कहीं और है आपको, जी? दर्द कुछ और है। दर्द क्या है हम बता रहे हैं। स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे, क्यों बंद कर दिए? पर देखिए, यासिर जिलानी जैसे भी तो मुसलमान हैं, यंग लोग हैं, नई उम्र के युवा हैं। मतीन भाई सवाल ले लीजिए। योजना थी 2015 से, इसको जो उनके टीचर्स की तनख्वाहें थी वो नहीं मतीन दी भाई हैं। सवाल ले लीजिए। देखिए, एक मुसलमान नौजवान तो यासिर जिलानी भी हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा आप भी प्रोग्रेसिव सोच से लाइए। तो वो दाना जिनको मिल रहा है ना, वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, वो देशभक्त हो रहे हैं। अरे और मिनिस्टर सब बना देश के दिया, क्या ये गद्दार हो कम रहे है? हैं। मिनिस्टर बनाया, वो बताए तो। दुकानें बंद कर देंगे, उनकी दुकानें बंद कर दो। आप पास एक ही मुद्दा है दुकान का ना, बस। नहीं, आप बताइए स्कॉलरशिप बच्चे कैसे पढ़ते हैं? जो गरीब पसमानदा दबे कुचले लोग हैं वो तालीम कैसे हासिल करेंगे? आप कर क्या रहे हैं कि ये उनको गरीबी की रेखा से अपलिफ्ट करना, इज्जत देना चाहते हैं। इज्जत, स्कॉलरशिप बंद आपको इज्जत चाहिए नहीं चाहिए? एजुकेशन बताओ। में लाखों लाख बच्चे इज्जत चाहिए? स्कॉलरशिप बंद होने की वजह से ब्रजेश भाई घर बैठ गए हैं, इज्जत मजदूरी तो करने लगे हैं। ये तो इनको टुकड़े मिल रहे हैं, इनको क्या मालूम? अरे आप गरीब नाहक कमजोर नाराज हो हालात रहे हैं। देखिए जाकर के ब्रजेश ऐसे क्यों भाई। भड़क रहे हैं? इज्जत दे रहे हैं जो ना। गरीब कमजोर पसमानदा मुसलमान हैं, उनके देखिए कि उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के, भैया उनके मतीन किताब भाई, खरीदने के पैसे नहीं अरे है। सुनो तो हजरत, इज्जत दे रहे हैं ना, लो हैं? इज्जत दे रहे हैं। जाहिल गंवार बना करके इज्जत देंगे? जो यूपीएससी की तो तैयारी पढ़ो, कर रहे कौन थे रोक उनकी रहा है? फेलोशिप अच्छा, बंद कर दी। पढ़ाई कोई हाथ पकड़ रहा है कि स्कूल न जाओ? क्यों? कौन रोक रहा है? आप बताइए कि स्कॉलरशिप बंद कर दी अच्छा, कैसे? स्कॉलरशिप आप ये नहीं, बताइए चलो मेहनत पसमानदा करके कैसे कमा होगा? के दाखिला जो ले लो। आदमी कमजोर है, नादार है, जिसके पास सब पैसे स्कॉलरशिप नहीं से है, तो नहीं जिसके पढ़ते बाप ना। मजदूर हैं, सब स्कॉलरशिप से तो पढ़ नहीं, थोड़ा आराम से बात करो, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? स्कॉलरशिप से सब तो पढ़ नहीं रहे हैं, तालीम हासिल करो ना। जो कमजोर गरीब हैं वो स्कॉलरशिप से ही ब्रजेश भाई पढ़ते हैं। तो अभी इज्जत ले लो, बाद में वो स्कॉलरशिप भी दे देंगे। अच्छा, अभी मार दो, अभी स्कूल छुड़वा दो, 2 साल 10 साल स्कूल छुड़वा दो, बाद में फिर हम तो इज्जत दे ही देंगे। अब आपको तो अपनी बारी में जवाब जिलानी साहब देंगे। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अजीज़ खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका खान साहब। बीजेपी वाले सूफी सम्मेलन करा रहे हैं, तो कारण आपको क्या लगता है? और आजकल आप भी, मैंने सुना है कि वो एक, मेरे पास खबर भी रखी हुई है, आज अखबार में छपी हुई ये रखी है कि छतरियों को मनाने के लिए आप लोग बड़ा प्रेम भाव प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ऐसी मोहब्बत छतरियों से आपकी अचानक, कारण? देखिए ब्रजेश भाई, 2-3 बातें हैं। अभी मैं जिलानी साहब को सुन रहा था। सच्चाई यही है कि बीजेपी का काम क्या है, ये हम लोग जरा समझ लें कि इसने हमेशा ये क्या किया कि भाई को भाई से जुदा किया, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया। इसके अलावा इनके पास काम नहीं है। अब इन्होंने एक नया टर्म निकाला है, पसमानदा मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान। अब मुसलमानों भी ये दरार पैदा करना चाहते हैं। अभी आपने सवाल किया कि साहब पसमानदा मुसलमान तो आप कह रहे हो पिछड़े मुसलमान, उनको दोगे क्या? क्या आरक्षण दोगे? उन्होंने कहा नहीं देंगे। स्कॉलरशिप की बात आ रही, साहब दोगे? नहीं देंगे। इज्जत देंगे, ये इज्जत बहुत दे रहे हैं। इज्जत यही दे रहे हैं, अभी मोविन साहब ने भी बताया, मतीन साहब ने, कि साहब ढाबा का अगर नाम मालिक है और नाम कुछ और है तो साहब ढाबा बंद करवा दो। साहब ये इज्जत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतना टिकट दे दिया मुसलमानों को इन्होंने अब तक इतना टिकट दे दिया है कि मुसलमान
पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने इज्जत को लेकर के बड़ा बड़ा खुश है। एक टिकट तक तो ये दे नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे थे साहबानो, ये बिल्किस बानो के साथ इन्होंने क्या किया कि साहब रेपिस्ट जिन्होंने रेप किया उनके साथ किस तरह फूलमाला पहना करके कैसे इज्जत किया गया, ये जलील करते हैं मुसलमानों को। एक बात, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। पर अगर बीजेपी मुसलमानों को आगे बढ़कर उनके साथ इस मुल्क में उनका हाथ थामना चाहती है तो एक मौका मिलना चाहिए उनको, और सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी अगर एक मौका चाहती है मुसलमानों से मोहब्बत का, तो आप क्यों किलस रहे हो? सर हमें क्या तकलीफ है, कम से कम उस सम्मान तो दे जो सम्मान के लिए कह रहे हैं, इज्जत देने की बात कही है, मुसलमानों को तो लाके अभी बता रहे हैं इज्जत देंगे, दे तो रहे जलील कर दिया। आज जिस तरह मुसलमान असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, इस कहीं ना कहीं बीजेपी ने ला करके उसको जलील किया है। इज्जत तक तो दे नहीं रहे साहब। ये आरक्षण देंगे, ये मुसलमानों की मदद करेंगे, ये इज्जत तक तो दे नहीं रहे, बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास। अरे इज्जत नहीं दी, एक गरीब पसमानदा कम्युनिटी बलिया के एक नौजवान को मिनिस्टर बना दिया सरकार में, ये इज्जत नहीं है? अब उनका कल्याण हो गया, अब पूरे समाज का कल्याण हो गया, एक को बना दिया, पूरा समाज बिल्कुल जय जयकार हो रहा है पूरे समाज में। तो भाई इज्जत कैसे बढ़ाएं? अब सबको तो मुकुट नहीं पहनाया जा सकता। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। सर नहीं पहनाया जा सकता, कम से कम जो संविधान ने हक दिया है वो तो हक दे दो। वो भी हक आप नहीं दे रहे हैं, जो संविधान ने हक दिया है वो भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है। हो सकता है कि आप इसलिए चिढ़ रहे हो क्योंकि आपका पक्का वोट बैंक है और बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आप हो सकता है इसलिए आप खिसियाए हुए हो। अरे साहब सेंध क्या लगाएंगे, सच्चाई तो ये है, जो सच्चाई है वो छिपाया जा सकता है। आज जिस तरह खाली मुसलमान पीड़ित नहीं है सर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पीड़ित है। इन्होंने हिंदू भाइयों से क्या वादा नहीं किया था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कुछ किया ना इन्होंने हिंदू भाई के साथ किया, ना मुसलमानों के साथ शुक्रिया आपका। किसी के नहीं है। जब भाइयों मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। धन्यवाद अजीज खान जी, 2018 शुक्रिया सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और आसिम वकार भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी स्वागत आपका। बीजेपी मुसलमानों के साथ अपने मोहब्बत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती है और ये ठीक बात भी है कि अगर देश में नफरत कम हो, मोहब्बत बढ़े, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा प्रयास करना चाहती है, तो आपको एडवांस में डाउट क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल ना डाउट करने की बात है और ना इस पे कोई हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर मोदी जी को के अंदर ये दिल से सुधार आया है तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इतना मोटा चश्मा लगा के आए हैं, परेशानी इस चश्मे से है और पीछे। पांडे जी आप पर्सनल कमेंट ना करें। नहीं चश्मा मतलब नो नो प्लीज, चश्मा ही तो है ब्रजेश जी। नो पर्सनल कमेंट। चश्मा ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आंखों पर चश्मा लगा रखा है और पीछे हाथ में खंजर ले रखा है, इसने इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अब ये बताएंगे कि अब वो टीवी पर वो नफरती डिबेट वाले जो एंकर हैं उनको बेरोजगार करने की ठान ली है, या वो वैसे ही बैठेंगे शाम को प्राइम डिबेट 5 बजे? दूसरी बात, गोधरा कांड पे क्या मोदी जी आगे आके माफी मांगेंगे क्या? वहां के गोधरा के हिंदू और मुसलमानों को बुलाएंगे जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, वो चाहे हिंदू अगर अतीत को भुलाकर आगे कोई बढ़ना चाहता है तो वेलकम होना चाहिए। मैं अतीत से वर्तमान तक आऊंगा ना ब्रजेश जी, तो क्या उन जिन परिवारों ने, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो नफरत फैलाई गई थी, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, क्या उनको गोधरा में बुला के मोदी जी माफी मांगेंगे क्या? और फिर सीए एनआरसी का आप क्या करेंगे? तब तो सारे भाजपाई नेता कह रहे थे पाकिस्तान भेज दो, पूरा एक पासपोर्ट और वीजा का एजेंसी खोल लिया था, हर भाजपाई एक वीजा एजेंसी चला रहा था कि भेजो इनको पाकिस्तान भेजो। आप क्या करेंगे साहब? वो लोग भी इनके नियमावली लाए ना, तब से तो ठंडा है मामला। उनके अंधभक्त तो यूसीसी भी ठंडे बस्ते में ये इनके अंधभक्त क्या करेंगे? ये तो बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे। और वो जो सुबह, दोपहर और शाम टीडीएस में वो जो नफरती पैगाम
व्हाट्सएप पर भेजते हैं भाजपा के लोग तमाम धर्मों के खिलाफ, उस गैंग का क्या होगा ब्रजेश जी? ये चीजें स्पष्ट तो करें, ये ड्राफ्ट लाएं, ये बताएं। पहली शुरुआत इनका मोदी देखो जी ये को मानना है, गोधरा में हिंदू ठीक, और मैं आपकी बात मुसलमानों समझ से गया। माफी मांग अब करके इनका करनी ये चाहिए। मानना है कि देखो मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो वंचित है, जो शोषित है, जो सोशली भी अपलिफ्ट नहीं हुआ, आर्थिक रूप से भी अपलिफ्ट नहीं हुआ, पॉलिटिकली भी अपलिफ्ट नहीं हुआ, हम उसको अब अपलिफ्ट कराएंगे। अच्छा, मतलब लिफ्ट करा दे। हाँ अच्छा, मोदी जी रिबटल अब अगर लिफ्ट आप इजाजत कराएंगे। दें तो एक मिनट। हाँ, मैं अच्छा, जिलानी साहब कांग्रेस- अब आप समझिए, जिलानी साहब एक प्लीज रिबटल देना वेट, जरूरी जिलानी है। साहब प्लीज वेट, एक मिनट प्लीज का, वेट, एक मिनट। प्लीज वेट। मोदी जी की मनोस्थिति समझ लीजिए। भारत के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं और विदेश में मस्जिद पे जाके सजदा करने Thank you. लगते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, जी। हमारा प्रश्न उस बात पर है कि विदेश की दिल्ली, मस्जिद थैंक यू आप पांडे जी, जाएंगे, शुक्रिया आपका। भारत के पांडे जी शुक्रिया। हिंदू मुसलमानों पहला से राउंड है, सबको अपनी नफरत बात रख ले फैलाएंगे। दीजिए, इस पर सेकंड हमारा राउंड में प्रश्न फिर आप है। लोग इंटरेक्ट करिएगा। फिरोज भक्त 20 साहब, सेकंड दे दीजिए आप। हाँ मैं बिल्कुल दूंगा, रिबटल लेकिन आपको कांग्रेस प्लीज का अभी देना वेट जरूरी करना पड़ेगा प्लीज। फिरोज भक्त साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से। फिरोज साहब शुक्रिया आपका। आज मैंने एक खबर पढ़ी तो मैंने सोचा इस पर एक परिचर्चा आयोजित की जाए कि मुसलमान और बीजेपी ये दोनों आपस में मोहब्बत करना चाहते हैं, बीजेपी करना चाहती है विशेष रूप से, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और कौम के भी बहुत से लोग संदेह की निगाह से देखते हैं। आप कुछ कारण स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा ब्रजेश जी। और चूंकि आपकी जो ये डिबेट है ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका जब डिबेट के बाद लिंक है ये वायरल हो जाता है, और तो मेरे पास, मैं पहली बार आपके चैनल पे हूँ और इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट जो बात है वो जानी चाहिए। देखिए, आपने अभी कहा कि भाजपा ने मुसलमानों की जानिब हाथ बढ़ाया है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो पसमानदा लोग हों। मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन चीज़ है और बहुत अच्छा पहलू है भाजपा की जानिब से। और जो भी सरकार रूल करती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती है, वो उसका तो जो मंत्रा होता है वो ये होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही चीज लेकर के सरकार चल रही है। और मैं अभी अपने एक भाई को सुन रहा था। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है, चूंकि लास्ट में बोल रहा हूं, कि कोई दखील ना हो, कोई रखना ना डाले। अभी एक भाई को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं यासिर जिलानी साहब, उनके ताल्लुक से कह रहे थे इनको तो दाना पानी मिलता है, इनको मावा मिलता है, इसलिए बीजेपी की बात करेंगे। देखिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा आरएसएस से, कोई किसी और संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक आज़ाद हिंदुस्तानी हूं और बावजूद इसके मैं समझता हूं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आरएसएस एक बहुत अच्छा मेहनती संगठन है और देशव्यापी तरीके से ये जो है राष्ट्रवादी है, लेकिन और मुस्लिम संस्कारवादी कम्युनिटी है। के एक और बड़ा मैं ये भी हिस्सा कहना चाहूंगा आपके चैनल बीजेपी थ्रू, के एक इस सेकंड, मूव को ब्रजेश भाई, थोड़ा सा संशय, डाउट की नजर से देखता है। मुझे एक सेकंड, हाँ आप कंप्लीट कर लें, बोले। सुनिए, मैं मेरी बात पूरी होने दें ब्रजेश भाई। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो डाउट की नजर से देखते हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, ठीक है। इस सरकार की नीयत साफ है, आप कुछ भी इल्जाम लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अपना हाथ बढ़ा रही है आगे और ये चाहती है मुसलमान इसको साथ दें, इसलिए नहीं कि ये किसी को वोट बैंक बनाना चाहती, इसलिए कि सही मानों में देखिए राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, नोबडी इज अनटचेबल इन पॉलिटिक्स। तो मुसलमानों को जो भी अच्छा कैंडिडेट है, बीजेपी का है, सपा का है, बसपा का है, कांग्रेस का है, जो अच्छा कैंडिडेट हो किसी पार्टी का, उसको वोट दे, उसको पावर मिलाए। तो मैं तो सोचता हूं, अब मेरे एक सवाल का आप जवाब कहना दें कि भाई फला मुसलमानों में जो पसमानदा कम्युनिटी जिसका जिक्र हो रहा है, करेंगे, जिसका जिक्र हो रहा है पसमानदा कम्युनिटी, जैसा कि मैंने डिबेट के भी प्रारंभ में ये बात कही कि पॉलिटिकली, सोशली और आर्थिक तौर पर भी ये कम्युनिटी नीचे है। बीजेपी के पास कोई प्लान है या आप सरकार को कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को थोड़ा सा जॉब में भी, नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिले, इनके लिए कुछ अलग पॉलिसी आए, इनको अलग से कुछ इमदाद मिले ताकि ये ऊपर आए? देखिए, ये एक बड़ा तीखा सवाल आपने किया है। पसमानदा का जहां तक ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा, मुझे 5 सेकंड दें। देखिए, इस्लाम के अंदर ना कोई पसमानदा है ना कोई खुशहाल है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन फिर भी जो पसमानदा तबका है उसमें जो भी हमारे भाई हैं, जाहिर सी बात है उनका इस्तेसाल हुआ है
उनके साथ जो है मतलब डिफरेंट एटीट्यूड बढ़ता जाता है। और 2-3 मैं नाम ले लूं, इनकी जो बिरादरियां हैं सब हमारे भाई हैं, जैसे अंसारी हैं, पठान हैं, शेख हैं, सैयद हैं, अलवी हैं, अब्बासी हैं, राइन, कुरैशी, सैयद, लुहार, इदरीसी, धोबी, दर्जी, हज्जाम, बुनकर, जुलाहे, तेली, भिश्ती, गुज्जर, घोसी, नहीं, वो हम सब समझ गए जो आप नाम बता रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इनको रिजर्वेशन मिले? ये सारे जो हैं जॉब में रिजर्वेशन मिले ही नहीं, इनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए। एक चीज का हामी नहीं हूं, रिजर्वेशन का मैं हामी नहीं हूं। मैं आई डू नॉट वांट कि रिजर्वेशन हो। अपनी मेहनत पे, अपने हाथ पे यकीन करिए, आगे बढ़ जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। रिजर्वेशन तो फिर बीजेपी इनको हक कैसे दिलाएगी? मुसलमान भाई ये कैसे अपलिफ्ट होंगे? और पिछड़े हुए भी हैं। अपलिफ्ट कैसे होंगे? हाँ, मैं बताता हूं कैसे दिलाएगी, सुनिए। हाँ ब्रजेश जी, मैं बता रहा हूं कैसे हक देगी। जहां जो इनके मोहल्ले हैं ना, पिछड़े हुए हैं, इनके मोहल्लों में अच्छे स्कूल बनाए बीजेपी, इनके मोहल्लों में डिस्पेंसरीज बनाए, क्रीड़ांगन बनाए, अच्छे स्टेडियम, स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स बनाए, इनको आगे बढ़ने का मौका दें, तालीम के अच्छे इनके वसाइल पैदा करें, इनको बड़ा, ये तरीका ठीक है, बजाय इसके कि इनको रिजर्वेशन दी जाए या कोई भत्ता दिया जाए। थैंक यू फिरोज बख्श साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साल से मेरे साथ आसिम वकार जी मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा कम्युनिटी जो मुसलमानों में है उसको लेकर बहुत ही मोहब्बत भरे पैगाम दे रही है। अब एक सूफी सम्मेलन भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके पहले पसमानदा कम्युनिटी के सम्मेलन भी तमाम इलाकों में आयोजित किए गए थे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ अपनी दूरी को कम करना चाहती है, मोहब्बत का पैगाम दे रही है, या फिर ये कोई बहुत बड़ी चाल है? मुसलमानों के साथ बीजेपी अपनी दूरी कम नहीं कर रही है। दरअसल बीजेपी मुसलमानों के बीच में आपस में दूरी बढ़ा रही है। मुसलमान का मतलब, पसमानदा मुसलमान का मतलब खाली दानिश अंसारी नहीं है, दानिश आजाद अंसारी नहीं है। पसमानदा मुसलमानों में अगर आप देखिए तो शुरुआत अगर कीजिए तो धोबी, मंसूरी, गद्दी, फ़कीर, हज्जाम, जुलाहा, कबरिया, कुम्हार, कुंजड़ा, मिरासी, तेली, अगर आप उसके आगे बढ़िए तो दर्जी, फ़कीर, रंगरेज, बरही, बिल्हारी, चिहार, दाई, दावा, दुनिया, गद्दी, कलाल, कसाई, समझ गया सर, आप आगे रखें जी। है सर जी, मोदी जी को तो इतने नाम भी याद नहीं होंगे। देखिए मसला ये है कि अगर सारे पसमानदाओं को देखिएगा तो इनमें सबसे पैसे वाले और सबसे ताकतवर जो लोग हैं पसमानदाओं में, वो हैं अंसारी बिरादरी के लोग। और अंसारी बिरादरी के बाद बाकी जो पसमानदा जो मैंने नाम लिए हैं, ये बहुत दबे कुचले लोग हैं। अगर वाकई पसमानदा की बात कर रहे हैं और पसमानदा को लाना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहले तो दानिश आजाद अंसारी साहब को हटाएं और उनकी जगह पर किसी राइन को, किसी कसाई को, किसी कुंजड़ा को, किसी फकीर को मंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री जी अगर वाकई पसमानदा के फेवर में हैं तो मुख्यमंत्री जी के डे अफसर हैं उनमें कम से कम 2 से 3 डे अफसर पसमानदा बनाएं। अगर ब्रजेश पाठक जी पसमानदा के हक में हैं तो जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं उसमें कम से कम 2 राइन या मंसूरी या कुंजड़ा या जुलाहा किसी को राज्य मंत्री बनाए। अगर मोदी जी पसमानदा के हक में हैं तो मोदी जी पसमानदा तो छोड़ दिए, मुसलमानों ही के हक में नहीं है, एक भी मंत्री नहीं। आप ये डिमांड कर रहे हो कि इनको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, या सजेशन दे रहे हो, या तंज कस रहे हो? आप हिस्सा तो मिला हुआ है, समाज कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बताइए। मोदी जी पे टांट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी पे टांट कर रहे हैं हम जी, उनकी मोहब्बत पे टांट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। क्या करिएगा बताइए मेरा आप। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी बहुत पसमानदा की मोहब्बत कर रहे हैं तो कम से कम 5 कैबिनेट बनाए पसमानदा और कम से कम 10 राज्य मंत्री पसमानदा बनाए।
बीजेपी आपके कहने पे थोड़ी चलेगी। वाकई पसमानदाओं से बहुत मोहब्बत क्या करते 4 हैं। मंत्री बनाने से कोई सोसाइटी अपलिफ्ट हो अरे सर, मुझे जाएगी? बोलने तो दीजिए। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कैसे अपलिफ्ट हो? नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए सर, बीच में देखिए फ्लो मत तोड़िए। अच्छा ठीक है, बोलिए। फ्लो टूट मोदी जाए। जी अगर बहुत मोहब्बत करते हैं पसमानदाओं से और योगी जी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जो दलित मुसलमान हैं, दलित मुसलमान जिनको दलित कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है खाली इस बात पे कि वो मुसलमान धर्म में आ गए थे, उनको दलित का दर्जा दिला दीजिए, उनको उस कैटेगरी में रख अच्छा, दीजिए। मुसलमानों उनको में आरक्षण दलित है, भी हैं, दलितों ये वाला तो वो आप देना खोज चाहिए। लाई, तो बीजेपी भी नहीं खोज पाई थी। कमाल कर दिया। यस नहीं, ये यस रिबेटल तो सर, देने दीजिए। है उनको बाहर कर दिया है उस कैटेगरी से। आप अब अगर वो बात समझिए, अगर हिंदू दलित है तो उसको तो आप आरक्षण की कैटेगरी में रख रहे हैं, और अगर वो दलित मुसलमान हो गया तो उसको आरक्षण कैटेगरी से बाहर कर देंगे। आपको डाउट क्यों ये है मोहब्बत है बीजेपी आप। की नीयत पे? अगर बीजेपी और मुसलमान गले और मिलना ये चाहते कैटेगरी हैं, सुनिए, आसिम सुनिए, वकार ये को जो क्या खेल प्रॉब्लम किया है? था, नहीं, अरे सुनिए सर, सुनिए, ये जो खेल किया था ये कांग्रेस ने किया था। मोदी जी उसी दुम को पकड़ के चल रहे हैं, कायम है उसी पर। आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, दलितों को दीजिए। आप दलित मुसलमान का कैटेगरी जो दर्जा है वो बहाल कर दीजिए। आप पसमानदाओं को दीजिए, तो कौन मना दे रहे हैं। अभी इज्जत देने की बात हुई है, और मैं सारे चाहिए कि पसमानदाओं नहीं से एक बात चाहिए? कह रहा हूं, बताइए। सुनिए सर, सर तो एक काम कर लीजिए, जो ठाकुर मुख्यमंत्री बनाया है इनको बहुत इज्जत दे दीजिए, इनकी बिरादरी को, लेकिन मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दीजिए। या एक काम कर लीजिए, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को खूब जहुए में भर भर के इज्जत दे दीजिए, कटोरे में भर भर के इज्जत, बोरे में भर के इज्जत दे दीजिए। इनके सारे मंत्रालय ले लीजिए। ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा सर, मंत्रालय, मंत्री, मुख्यमंत्री, अरे सोसाइटी कैसे बढ़े, इसके बारे में भी तो कुछ बताओगे सर? आइए, इज्जत ले लीजिए, आइए दीजिए ना। कुछ बताएंगे सर, सोसाइटी को कैसे बढ़ाया जाए? अरे सर, इज्जत दे तो रहे हैं हम आपको, जैसे ये बढ़ा रहे हैं वैसे। देखिए, मैं पसमानदाओं को मैसेज दे रहा हूं, क्या लोकसभा में अगर पसमानदाओं से मोहब्बत दिखा रहे हैं तो कम से कम पसमानदाओं की आबादी के हिसाब से और कैटेगरी वाइज, खाली अंसारी, दानिश आजाद अंसारी को ना समझे पसमानदा, जो बाकी और दबी कुचली जातियां हैं उनको खूब टिकट दें, तब समझ में आएगा। सर, कुछ जलन की और अगर बू आ ये रही है सिर्फ सर मोहब्बत आपकी दें, बातों से। तो आप भी इनको मोहब्बत ही दीजिए, खाली जबान सर, से। जलन की बू आ रही है। अगर अगर किसी ये को आपको इज्जत मोहब्बत मिल दे रही रहे है हैं, तो बदले आप क्यों में जल भुन सुनिए- रहे हो सर? अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, सुनिए तो सर, अगर बीजेपी वाले आपको मोहब्बत दे रहे हैं पसमानदाओं को, तो मेरा मशवरा यह है कि आप भी आइसक्रीम पर मोहब्बत लगा के, थोड़ी सी गोल वाली कोन पे मोहब्बत लगा के आप इनको पकड़ा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? मोहब्बत बदले मोहब्बत। लेकिन अगर वोट की बात करते हैं तो वोट जिस बात पे मिलना चाहिए वो चीज लीजिए इनसे। जलन है सर, जलन, इनसे मंत्रालय लीजिए। जलन है सर, इनसे जलन ओहदे आपकी लीजिए। बातों से लग रही है सर, जलन लग रही है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सुनिए, जितना मैंने जलन बोला है से इतना ज्यादा यासिर कोहन जिलानी है। से हाँ करा दीजिए। कोल्हन बहुत है अंदर, क्या बाहर आ रही है। क्या कराना है? जितनी बातें मैंने बोली हैं, मोदी जी से कम 10 कैबिनेट, 10 आपके राज्य मंत्री पसमानदाओं में, बाकी थैंक यू सर, शुक्रिया करवा आपका। दीजिए। वीरेंद्र और सिंह जी अगर भी हमारे बाकी साथ इस कार्यक्रम में जुड़ पसमानदाओं को चुके आप हैं। पसमानदा मानते हैं, वीरेंद्र जी शुक्रिया तो आपका। दानिश आजाद अंसारी साहब की जगह पे किसी मंसूरी को या कुरैशी को या राइन को अरे या शाह यासिर को या जिलानी फकीर को ही या बनवा दो गुलाम, आप, उन्हीं की किसी को पैरवी बना कर दो। दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ ये चुके हैं। सैयद है सर, ये सैयद है। अच्छा, नहीं, ये सैयद है। सैयद है। अच्छा, ठीक बात। मेरा रिबेटल ले लीजिए आप। हाँ बिल्कुल ले लेंगे, आप चिंता नहीं। वीरेंद्र जी के बाद आप ही के पास आएंगे, फिर वही सिलसिला शुरू करेंगे। वीरेंद्र जी, मैंने सुना है भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन कराने जा रही है, तो आज अखबार में भी बड़ी खबर छपी है कि छत्रियों से नज़दीकियां बढ़ाने में जुटी है समाजवादी पार्टी, और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए सम्मेलन वगैरह आयोजित होगा। आज ही छपी है खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल बड़े हैं, एक तो भाजपा, दूसरी ओर सपा है जी। वोट बैंक भी इनके पास पूरा है, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है वो उसका फैक्टर दूसरा हो जाता है, और इसमें मुसलमान का बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ दावा करने लगती है कि मुसलमान हमको वोट दे, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो वो बंटवारा बीजेपी को उसमें अपना फायदा दिखता है।
लेकिन 10 साल की केंद्र की सरकार है, यूपी में सरकार है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है शायद उसका कुछ पूर्ति जो है वो मुसलमान वोटों से बीजेपी करने की इच्छा रखती है। पहले उसने पसमानदा के कई सम्मेलन किए हैं और उसके बाद अब वो सूफी सम्मेलन की ओर जा रही है। 4 एमएलसी मुसलमान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक बनाए हैं, विधान परिषद में, उच्च सदन में उनके मौजूद हैं। बुक्कल नवाब से लेके अंसारी और मोहसिन रजा और एक जो तारिक मंसूर हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। अभी बहुत सारे और नेताओं को वो आगे ला रहे हैं। बीजेपी ने अपना एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उस नारे में उसने जब सबका विश्वास जोड़ा था तब शायद ये बात लोग नहीं समझे थे, लेकिन अब ये बात शायद समझी जाए कि उस सबके विश्वास में मुसलमान का विश्वास हासिल करना उस नारे में ये विश्वास जोड़ने की बात थी। आज वो चीज़ें अब दिख रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। पता नहीं अब बीजेपी उन मुद्दों को छुएगी या नहीं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा रहा, यूसीसी का मुद्दा रहा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात रहती है कि जो जब चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का बंटवारा होता है। एक शब्द है ध्रुवीकरण, और उसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार वो पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लोगों ने सुना है भाषणों में कि सब शमशान और कब्रिस्तान पर अंतर होना चाहिए। लोगों ने यह भी सुना है कि अली और बजरंग बली को मानने वाले अलग अलग वोट करते हैं और उनको करना चाहिए। तो ये बातें एक ज़माने में बड़ा चलती रही हैं। क्या उन बातों को बीजेपी ने भुला दिया है या उनको वो छोड़ देगी? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव 2024 है, बड़ा कठिन चुनाव है, क्योंकि देश में कई राज्यों में कांग्रेस आगे चली गई और कांग्रेस ऐसा दिखा रही है राहुल गांधी की यात्रा के बाद से कि वो और बीजेपी से लड़ने में सक्षम है। अब बीजेपी कर्नाटक में जो हार हुई उसके बाद उसकी भरपाई लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा गढ़ है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहती किसी कीमत पर। तो यहाँ चाहे पसमानदा मुसलमान से वोट मिले, चाहे जैन सिख जो वोट दे, वो सबका वोट लेना चाहती है। अभी तो योग दिवस पे मदरसों में भी योग कराया गया। मदरसों को पहले बहुत सारी बातें मदरसों पर कही गई। तो बीजेपी को मुसलमानों की चिंता क्यों सता रही है, मुसलमानों की अचानक याद क्यों आ रही है, ये लोग जानते हैं। वो चाहती है कि मुसलमान उसको वोट दे, लेकिन जो एक हिंदुत्व की पार्टी रही हो, जिसका एजेंडा हिंदुत्व, राम मंदिर रहा हो, वो मुसलमान के वोट की तलबगार है। ये अपने आप में अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब आने वाले वक्त में ये चीज़ें साफ होंगी। ब्रजेश जी, हिंदू मुसलमान का बंटवारा इस तरह हो गया कि ऊंचा पैजामा पहनने वालों पर भी तंज होता रहा, दाढ़ी रखने वालों पर भी तंज हुआ है। अब जो ये बयान आए हैं कि हम सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी में आते हैं, यही जिन पे जो दाढ़ी भी रखते हैं, जो ऊंचा पैजामा भी पहनते हैं। परिवर्तन की कोशिश हो रही है, सफलता मिलेगी कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन इस देश में जो सामाजिक भाईचारा है, जो धर्म की प्रधानता है, और इस देश को जो संविधान चलाता रहा है बिना भेदभाव के, जो बात कहता है, उस पर सुनिएगा। ऊपर वाले ने कभी किसी को अलग नहीं बनाया। जी वीरेंद्र जी, धरती पे आके सब बंटवारा हुआ है। एक इतिहासकार ने लिखा है कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं पर अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। और सुना है कि तू हर एक जर्रे में रहता है, तो फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। और जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त कोई दुश्मन क्यों है। और जब तू ही लिखता है सबका मुकद्दर, तो कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के
प्रवक्ता यासिर जिलानी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिलानी साहब, एक स्टेटमेंट आया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बीच सब्जियों की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके लिए मियाँ मुसलमान जिम्मेदार हैं। एक तरफ आप मोहब्बत का पैगाम भेजते हैं, दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं क्योंकि आपने एकदम से सवाल किया, मैं जवाब जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस को रिबटल करना चाह रहा था। बट मैं बता दूं, आपको मियाँ मुसलमान को समझना होगा। अगर आप आसाम को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बयान है वो किस संदर्भ में बयान है। अगर पूरी की पूरी आप कौम को और कम्युनिटी को और मुसलमानों को मियाँ से जोड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो पाएगा। इस पूरे जो क्वेश्चन मार्क बन के सामने आया है। लेकिन मैं आपको कांग्रेस का रिबटल दूंगा। कांग्रेस ने गोधरा, बिल्किस बानो, ये बार बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा। मैं इनको छोटा सा याद दिला देता हूं। उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, डायरेक्ट एक्शन हाशिमपुरा, 41 मुसलमान डायरेक्ट मार दिए। क्या बात करेंगे ये? इनके पास इनका जो इतिहास है, इनका जो चरित्र है, इनके हर पूरे गोधरा पर तो बोल दो, पांडे जी, मोदी से बोलो ना, माफी मांग ले। पांडे जी बीच में बोलो ना भैया, मैं टाइम दूंगा, अपनी बारी कितने लोग मारे गए अपनी बारी में मैं ये कंप्लीट हो जाए, टाइम दूंगा। आपस में इंटरेक्ट करोगे, डिबेट खराब होगा। मैं टाइम दूंगा, कितने लोग मारे गए? टाइम दूंगा। 83 उसी अपनी बात कंप्लीट करना। 25,000 आप लोगों ने असम में मार दिए। आपने 84 के दंगे में ये चश्मा उतारो, ये जो चेहरे की चमक है, सत्ता की मलाई है ना, ये चश्मा उतार के देखो। सुन लो पांडे जी, नफरत दिलों के बीच फैलाई गई है। अब देखो टाइम है नहीं, डिबेट में ज्यादा इस टाइम में पांडे जी आप बैठ के यहाँ पर आप सहयोग कर रहे हैं। मैं दूंगा समय, बोल लेना अपनी बारी में। पांडे जी इंट्रोडक्शन देना नहीं चाह रहा था, मैंने देना पड़ा। समझिए, ये जो मुसलमान, फिरोज साहब शांत रहे, फिरोज साहब शांत रहिए, मैं आऊंगा आपके पास, टाइम दूंगा, आप शांत रहे। वो कलई खुल रही है। थैंक यू, बहुत है, शुक्रिया जिलानी साहब, धन्यवाद। मलाई में बहुत ताकत ना बीच में नहीं पांडे जी, थोड़ा सा हाँ बोले, आप बोले, 20 सेकंड और है आपके पास, बोले। ऐसा है, अच्छा काम करें तो आपको भी मलाई मिलेगी, हलवे मांडे मिलेंगे। जिलानी साहब, फिरोज साहब रुक जाए, मोहब्बत की बातें करिए। सिर्फ जिलानी साहब की आवाज, ओनली जिलानी। सैयद इम्तियाज जलील, सैयद असीम वकार, है अगर आपके अंदर हिम्मत असदुद्दीन ओवैसी से पूछने की कि किसी पासमानदा मुसलमान को एमआईएम का अध्यक्ष आप कल तय कर देंगे? आप हमसे तवक्को रख रहे हैं कि हम थैंक यू, शुक्रिया आपका। के लिए आप रुकिए, लगे हाथ आसिम वकार से आप जवाब भी ले लीजिए। अब आपने सवाल उठाया तो उनसे उनका सामना करा देते हैं। वकार साहब, सब आप ही लोग को चाहिए सैयद लोगों को? ये कह रहे हैं कुछ दूसरों को बना दो, दे दो एक आध पद कोई बड़ा। सर आवाज आ रही है मेरी? तो आ रही, परफेक्ट आ रही है। देखिए, जिस पसमानदा की ये बात करते हैं उस पसमानदा का नाम है अलीमुद्दीन अंसारी, झारखंड में, जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों ने मार दिया और बाद में जयंत सिन्हा ने अलीमुद्दीन अंसारी के पसमानदा मुसलमान के कातिलों को माला पिनाई और मिठाई बांटी जी। रकबर, जुनैद, नासिर, बिल्किस बानो, पहलू, अफराजुल, ये तबरेज अंसारी, ये सब पसमानदा। अब पता नहीं कैसे पसमानदा इनके चक्कर में पड़ रहा है, इनकी बात मान रहा है। कहीं तो कुछ तो पड़ रहा है सर, कोई तो इन्होंने कर रखा है। पूरी सड़क जाम करके सुनिए सर, इन लोगों को मारा है। आप इंसाफ पूरी सड़क जाम करके रहते हैं, कावड़ निकालेंगे, पूरी सड़क जाम करेंगे, कावड़ निकालेंगे, आधार पे आप किसी को चलने नहीं देंगे, सामने आई नहीं। आप इस तरह, लेकिन अगर वहीं एक मुसलमान नमाज पढ़ लेगा तो रिपोर्ट लिख के जेल भेज देंगे। आप राम जी में तो बंगाल की हत्या होती है। वकार साहब थोड़ा वक्त का अभाव, कृपया सहयोग करें। बफर कितना है? सरकारी मुसलमान और ईमानदार मुसलमान। अच्छा, दो तरह के मुसलमान हैं, सरकारी और ईमानदार। सरकारी मुसलमान हैं वो बीजेपी की सारी बुराइयों के साथ। थैंक यू, शुक्रिया। मतीन खान को लाया जाए स्क्रीन पे, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, ऑल राइट। मतीन खान जी, ये असम के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी इसी बीच आ गया। ये अभी तो मोहब्बत चल रही थी, अब कह रहे हैं तो
सब्जी की कीमत क्यों बढ़ी? यही तो बता रहे हैं, जिन लोग को दाने मिलते हैं वो इसको जो है इसको भी मोहब्बत समझ रहे हैं कि साहब इज्जत देंगे, वाह ये है इज्जत। फिरोज बख्श साहब अभी कह रहे थे, अभी इनको भी बता दें, ये बड़ा दामन और बड़ा साफ सुथरा करके साहब ड्राई क्लीन करके साहब मेरा बीजेपी से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा आरएसएस से ताल्लुक़ नहीं। मैंने जब एक बात कह दी तो बड़ी तेज़ बुरा लग गया। अभी सबको मालूम है कि कौन किस दल से है। मैं तो मुस्लिम लीग से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे हूँ, कोई चीज़ अंदर छुपा करके नहीं रखता हूँ, साफ साफ कहता हूँ मुस्लिम लीग का हूँ, इंडियन खुल कर कहो मुस्लिम क्या लीग का कहना हूँ। चाहते हो? वही मुस्लिम लीग हाँ। जिसने अब देखिए आ गए, हिंदुस्तान के इनका दो वो टुकड़े जिन जो किए है थे, निकल रहा है। वही मुस्लिम लीग जिन्ना वही साहब इनका ये की जिन जो आज जो भी है, टू ये नेशन निकल थ्योरी रहा- पे मैं काम कह कर रहा रही है, मुसलमानों को वर्गला मैं कह रहा रही है, हूं कि मुसलमानों ऐसे को लोग इंसाइट जिन कर रही है, लोगों को दाना प्रोवोक कर डाला रही है, जाता है, मिसगाइड उसमें तो कर ये भी रही शामिल है, हाल है। वही मुस्लिम लीग थी। वो लोग जो पूरी कौम को लूटा जा रहा हो और इन चंद लोगों को दाना डाला जा रहा है, वो दाने की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ दाना हासिल थैंक यू। करने के ओके, लिए। ऑल राइट। फिरोज बख्श साहब, चूंकि आप पर इन्होंने डायरेक्ट बोला है इसलिए दाना आपको तो जवाब सबसे देने के लिए ज्यादा अधिकृत हैं, बोले आप। हाँ, नहीं, मैं जवाब देता हूँ उनका। देखिए हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। जो इन्होंने मुझे बातें कही मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि देखिए मैं तो अल्लाह का बड़ा कर्म है, बड़ी मेहरबानी है, जो दाना अल्लाह का दिया हुआ है वो खाता हूँ। मैं किसी पार्टी का दाना नहीं खाता, लेकिन मैं इस गवर्नेंस का इसलिए साथ देता हूँ कि अच्छे लोग हैं, सबका साथ चाह रहे हैं, सबका विकास चाह रहे हैं। मतीन भाई लेकिन बीच मसला क्या है कि वो लोग जो जिनके पास बाहर से हो सकता है फंडिंग आती हो, या वो लोग किसके पास आती है, आप खुलकर नाम के साथ कहें, जनरल स्टेटमेंट नहीं, हिंदुस्तान की आप मुखालिफत। नाम के साथ बताएं, क्या मतीन खान को पैसे आते हैं बाहर से? अरे हाँ बताएं। नहीं, मतीन खान को नहीं आते होंगे, मुझे नहीं पता, मतीन खान को नहीं आते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को आते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान। उजागर कर पांडे जी दें, आपको आपको लास्ट बुरा मौका देंगे, आप पूरी बात हिंदुस्तान बड़ा अपनी प्यारा रखिए, मुल्क ठीक है, या भी बोल रहे हैं और हमें इसके डॉक्टर अजीज हाथ, खान, हमें हिंदुस्तान भाई के हाथ मोहब्बत के मजबूत पैगाम करने के हैं, ना बीच कि सब्जी की कमजोर कीमत करने भी हैं। आ गई साथ में, अजीज खान जी। और सर 1 मिनट है आपके पास सर। देखिए ब्रजेश भाई ये तो होना ही था, इसी का तो इंतजार था, और ये होना ही ये जो हो रहा है ये बहुत पहले से हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। वो क्या है कि जौहर कानपुरी का एक शेर है कि दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। साहब कह रहे खुशहाली ला दिया, मुसलमान के चेहरे पे खुशहाली आ गई, हिंदू भाइयों के चेहरे पे खुशहाली आ गई। खुशहाली नहीं, एक बात अरे हिंदू मुसलमान ना करो, एक शेर मेरा भी सुन लें अजीज खान साहब, माहौल कोई पैदा मुश्किल किया नहीं है हिंदू या मुसलमान यकीन होना। मानिए। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में थैंक यू, इंसान जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, भाई धन्यवाद Let us उमाशंकर be पांडे just इंसान। ऑल राइट, धन्यवाद पड़ोसी को पड़ोसी से बहुत जुदा करने का शुक्रिया प्रयास किया खान जा रहा साहब, है। धन्यवाद। यकीन मानिए ये कहीं ना बहुत कहीं बहुत ये लोग धन्यवाद देश के आपका। दुश्मन हैं। अब उमाशंकर पांडे की बारी, गो एड पांडे जी, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, देखिए ब्रजेश जी, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मोदी जी मुस्लिमों की चरण वंदना करने के लिए अब आतुर हैं तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है, होगी, हार्मनी फैलेगी, देश में सौहार्द का माहौल आएगा, मोहब्बत। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं मुझे- है। लेकिन अपना आपके चेहरा, 10,000 दंगों चेहरे को से भी हम लोग नकाब, याद दिला रहे हैं। नकाब पर भागलपुर, नकाब अगर है तो वो भागलपुर, किनारे भिवंडी, करके आए, मुजफ्फरनगर, वो किनारे भागलपुर, करके आए। एक भिवंडी, तरफ आप मुजफ्फरनगर, सुबह चौरासी सुबह का व्हाट्सएप दंगा, पे मैसेज भेज हाशिमपुरा, देते हो, ये सब आग मुसलमानों लगाने के- का, उसमें मुसलमानों हिंदू के भी खून से हाथ जल रंगे हुए रहा हैं है, कांग्रेस के पार्टी उसमें के। मुसलमान भी जल रहा है, नकाब गली गली में नकाब आपने तो आग लगा कांग्रेस दी। के चेहरे विकास पर रही के कि मुद्दों पर बात 60 नहीं हो साल रही है, उसने राज हिंदू किया, मुद्दों पे आप बगल में हाथ लेके आए। के नाम पर आप रामपंथी वोट हाथ दिला रहे हो। अगर एक एक करके बोलेंगे ना तो आप लोग बहुत बेहतरीन डिबेट कर रहे हैं, एक एक करके बस मुद्दा बोलिए। विहीन कांग्रेस हो गई। दूसरी तरफ बोलिए जिलानी साहब, सुन लो उनकी बात। दूसरी हाँ। तरफ आग लगा के आप एक तरफ आग लगा रहे हो, दूसरी ना तरफ नीति है, मोहब्बत की ना बात नेता कर है रहे हो। इनके पास। एक एक तरफ नेता है नफरत जो की भटक दुकान रहा है, खोल के जिसको बैठे हो, accept नहीं कर रही है दूसरी तरफ जनता। मोहब्बत की दुकान अगर खोल सब्जी रहे की हो। कीमत आप बढ़ रही तो आप बोलेंगे लगा ना रहे हो, पंडित जी। गांधी का मोदी नकल जी भी कर रहे हो। मोहब्बत की ये दुकान दोनों खोल रहे हैं, नफरत सब्जी की वो और कीमत मुसलमानों नफरत के एक तरफ साथ हाथ एक बढ़ा जगह रहे हैं, में आग हमेशा आप से लगा बढ़ती रहे है। हैं। थोड़ा सा यही बात तो आप उमाशंकर को समझाओ ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। देखिए ये तो उन्हें मलाई समझ दाल में नहीं लोग आ हैं। रहा है। ये हाँ? बख्श साहब को मैं थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्यों? ये हैदराबाद वाले हैं क्या? हैदराबाद वो उर्दू यूनिवर्सिटी वाले हैं क्या?
इंडिया फाउंडेशन वाले हैं मैं क्या? हैदराबाद में चांसलर था। हाँ 3 पक्का। साल। वैसे मैं मुझे दिल्ली डाउट वाला हो हूँ। रहा था। देखिए, ये तो आरएसएस वाले हैं ब्रजेश जी। उनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया और वो फाउंडेशन अनाउंस में- कर चुके हैं डिबेट अरे प्रारंभ इंडिया करने से फाउंडेशन पहले। में जाते हैं। सुनिए वहाँ सुनिए, की उनका मलाई- कोई पहली ताल्लुक बात नहीं तो है। है मेरा अभी आरएसएस से कोई पहचाना, ताल्लुक मैं नहीं है। वही सोच दूसरी रहा बात, था, अगर ये मैं कौन है आरएसएस का मलाईदार? हूँ, लगा तो क्या था ना। क्या कोई ये गुनाह ये है? तो मलाई वाले हैं। आरएसएस ये का तो सुनिए, इंडिया वो मेरा जो किसी चांसलर भी वांसलर संगठन बन से- गए। धन्यवाद, एक सेकंड रुक जाइए बस। मलाई, ये तो मलाई आसिम वाले वकार, हैं। आसिम वकार जी, धन्यवाद आप सभी का। कांग्रेस- एक सेकंड रुक जाओ, रुको रुको मेरे रुको ऊपर रुको। इन्होंने डोंट मेरे मेक ऊपर इट किया इतना है। कुंजन पर्सनल बना नहीं दिया, है। इतना वकार साहब, शोषित मसला ये जहन है बना लोगों दिया, के जो वकार साथ- साहब, धन्यवाद धन्यवाद। वो मलाई वकार साहब, पैसा सब्जी की इन कीमत सब्जी कैसे में बढ़ी? 70 सालों में धन्यवाद, लगे हैं, बेचने थैंक यू। खरीदने में लगे हैं। सिर्फ आसिम वकार बोलेंगे। टमाटर खाता है। वकार साहब 30 सेकंड है। सब्जी की कीमत जो है वो हेमंत विश्व शर्मा ने बढ़ा दी, और हेमंत विश्व शर्मा अगर मैंने इस्तीफा दे चैलेंज किया है। दें तो सब्जी की कीमतें कम हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वकार साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। समय समाप्त हो चुका है मेरे पास। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।